नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। नौकरी के झांसे में फंसकर कैसे पहुंचा दिए जा रहे हैं युवा। रूस और बाल विवाह की कुप्रथा से निकलकर खेल की दुनिया में कौन बढ़ रहा है आगे। लेकिन सबसे पहले हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस के अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ में करीब 35,000 करोड़ की 782 परियोजनाओं को देश को सौगात में दिया। उन्होंने आजमगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में बने एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले नेता पत्थर गाड़कर गायब हो जाते थे, लेकिन मोदी दूसरी मिट्टी का बना है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देश के लोग उनका परिवार है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों के लिए 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी ने एकला चलो की राह पर जाने का फैसला कर लिया है। जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है उनमें एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के नाम हैं। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी और कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा का नाम शामिल है, जबकि अभिनेत्रियां नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती का नाम कट गया है। इधर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 32 नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल हुए। कटारिया के साथ राजेंद्र यादव ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया है। राजेंद्र यादव भी पूर्व गहलोत सरकार में मंत्री रहे। इनके अलावा पूर्व विधायक और जाट नेता रिचपाल मिर्धा भी कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। हरियाणा के हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि विचार के मामलों में मेरी सहमति बीजेपी से नहीं थी, जिसके कारण मैंने ये फैसला लिया। उधर आंध्र प्रदेश में आज वाईएसआर कांग्रेस ने एक बड़ी रैली की। रैली बापतला जिले के डांगी में हुई। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की 175 विधानसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया है और एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी आज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के आजमगढ़ से राज्य में 5 नए एयरपोर्ट्स का उद्घाटन करने के साथ साथ लगभग 35,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पीएम विपक्ष पर निशाना साधने से नहीं चूके। जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। रविवार का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आजमगढ़ में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस लोकार्पण और शिलान्यास में सबसे बड़ी सौगात उन 5 जिलों को मिली जहां पर नए एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया गया। वहीं पे राजधानी लखनऊ में जो एयरपोर्ट है वहां के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। बटन के दबते ही आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में कुल 34,700 करोड़ रुपए की 782 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। यूपी में आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट और अलीगढ़ एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया गया। वहीं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण हुआ। इसके अलावा आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का लोकार्पण, सड़क, नमामि गंगे, रेल, लाइट हाउस परियोजनाओं समेत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया।
उधर लखनऊ हवाई अड्डे के तीसरे टर्मिनल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। So phase one, which is the current terminal, both direct and indirect employment is roughly 13,000 people who will be employed for this terminal. Eventually, I think with the whole master plan, which will triple in terms of the capacity, I think you will have roughly 40 to 50,000 people employment once the whole master plan is up and running. आज इस देश का गरीब हवाई यात्रा कर रहा है। देश के गरीबों को जो सपनों की उड़ान थी, हमने उनके उड़ान के सपनों को पूरा किया है। इससे पहले पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी पहुंचे। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का ये आखिरी दौरा रहा। माना जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। शनिवार शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद रविवार को पीएम मोदी ने आजमगढ़ से 35,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके ये संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में धर्म और विकास दोनों को लेकर के लोगों के बीच जाएगी। अब लोग इस एजेंडे पर 400 पार पहुंचाएंगे या नहीं, ये तो खैर लोग तय करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मिशन मोड में जरूर नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पीएम मोदी ने आजमगढ़ से विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का इंसान हूं। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें पत्थर गाड़कर गायब हो जाती थीं। साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प पूरा करूंगा। मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। अगली खबर, नौकरी का झांसा देकर देश के कुछ युवाओं से लाखों रुपए ठगे गए और फिर उन्हें भेज दिया गया वॉर जोन में। सीबीआई ने दावा किया है कि ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो युवाओं को नौकरी देने के बहाने रूस भेज देते हैं और फिर वहां उन्हें सेना की ओर से युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ित और उनके परिजन गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। एनडीटीवी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में परिवार वालों की आप बीती। 7 बंदे हैं। हमारी मदद कीजिए। पंजाब और हरियाणा से गए 7 लोगों ने खुद को बचाने के लिए एनडीटीवी को ये भेजा। उन्होंने ना मतलब एक ट्रांसलेटर को फोन किया, वो हिंदी बोलता था, वो बिल्कुल प्योर हिंदी बोल रहा था। उसने बोला कि ये बोल रहे हैं कि आप रशिया आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। हमने साफ साफ मना कर दिया। हमने बोला हम रशिया आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहते, हम वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने फिर बोला कि नहीं आप रशिया आर्मी ज्वाइन कर लो। वो लालच वगैरह दे रहे थे। हमने बोला नहीं करनी ज्वाइन। फिर उन्होंने उसको बोला कि बोलो कि अगर तुमने मतलब आर्मी नहीं ज्वाइन की तेरे को 10 साल की सजा हो जाएगी। इस वीडियो के जारी होने के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने देश के 7 शहरों में ट्रैवल एजेंसियों और वीजा सलाहकार कंपनियों पर छापे मारे। इन आरोपों के बाद कि इन कंपनियों ने नौजवान देशवासियों को झांसा देकर यूक्रेन युद्ध लड़ने भेज दिया था। पंजाब के होशियारपुर जिले में गुरप्रीत सिंह के भाई को चिंता है कि बहुत देर न हो गई हो। उन्हें वहां जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। उन्होंने जिन कागजात पर बेलारूस में हस्ताक्षर किए थे वो रूसी भाषा में थे। उनके मुताबिक या तो 10 साल के लिए सेना में जाओ या फिर जेल। भेज दिता गया ਸੀਗਾ उन्हीं बॉर्डर पे। 31 साल के आजाद यूसुफ को एक अच्छी नौकरी के वादे पर फुसलाया गया। आजाद यूक्रेन सीमा पर पहुंचे जहां उनके पैर में गोली लगी। उनका परिवार कहता है कि आजाद को जंग लड़ने पर मजबूर किया गया। वी आर रिक्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उनका सेफ रिटर्न हो जाए, सेफली अपने अपने घर में पहुंच जाए। जो भी हिंदुस्तान का बच्चा है, सारे हिंदुस्तान के बच्चे सेफली घर पहुंचे। कासगंज उत्तर प्रदेश में एक परिवार अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। उसे रूस में मजदूरी की नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय तक वो यूक्रेन की लड़ाई में हिस्सा लेने पर मजबूर किया गया। चोट लगने के बाद जब वो अस्पताल पहुंचा तो किसी तरह से अपने परिवार वालों से संपर्क करने में कामयाब रहा। उसने अपने को बताया कि मैं घायल हो गया हूँ और फिर उसके बाद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से दरखास्त है कि वो हमारे बेटे को ले आए। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
ये मसला बेहद गंभीर है। सीबीआई ने 7 शहरों दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और मुंबई में छापे मारे हैं। धोखा देकर वॉर जोन में भेजने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका है। करीब 35 युवाओं को भेजे जाने का मामला सामने आया है। छापे में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, दस्तावेज मिले हैं और करीब 50 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। ये मामला सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय भी हरकत में आया है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे फुटबॉल अपनाकर बेटियां बाल विवाह की कुप्रथा को किक लगा रही। आप देख रहे हैं हमारा भारत। जिस क्षेत्र में बाल विवाह जैसी कुप्रथा अभी भी है, वहां फुटबॉल के खेल ने लड़कियों की जिंदगी बदल दी है। खेल लड़कियों की जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आया है। देखिए अजमेर से हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में अजमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर हासियावास गांव की यह तस्वीर है। मैदान में यहां अब लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। इनमें से कुछ लड़कियां वो भी हैं जो बाल विवाह का शिकार हो गई थीं। लेकिन अब फुटबॉल का ये खेल इन्हें नई जिंदगी दे रहा है। इन्हीं लड़कियों में से एक है मनभर। घर में 3 बेटियां पहले ही थीं। चौथी बेटी हुई तो घर वालों का मन भर गया। चौथी बेटी का नाम रखा मनभर। मनभर का भी बाल विवाह हुआ था, लेकिन अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुकी हैं। सपना है कि सेना में जाएं और फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने। हमारे घर वाले भी हमको रोकते थे और समाज वाले भी अगर हम छोटे कपड़े पहनते तो हमें को ताना देते थे। तो जैसे हमने धीरे धीरे फुटबॉल खेल के हम जैसे बाहर जाने लगे तो फिर समाज वालों ने, घर वालों ने भी हमारा सपोर्ट करने लगे और जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारी वो नहीं होती कि मना नहीं करता अब किसी चीज़ के लिए। ऐसी ही कहानी है पायल की। पायल नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। पहले वो घर से बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन अब कई बार फ्लाइट में अकेले जा चुकी हैं। ट्रेन को हमने दूर से देखा था, लेकिन कभी बैठ के भी नहीं आए थे, लेकिन और कभी हाथ भी नहीं लगे उनको। लेकिन उस टाइम फर्स्ट बार बैठे और मतलब कि बाहर का नज़ारा देखा तो बहुत अच्छा लगा। और जब मैं मणिपुर गई थी तब मैं एरोप्लेन में भी बैठी फर्स्ट बार। लेकिन हाँ, मेरा एक सपना था कि हाँ मैं एरोप्लेन में बैठूँ। उसके बाद में मैं कई बार एरोप्लेन में बैठ चुकी हूँ। ये सब संभव हुआ है महिला जन आधार समिति की पहल से। समिति 2 दशक से ज्यादा महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है। 2016 में समिति ने फुटबॉल को बदलाव का एक जरिया बनाया। फुटबॉल इसलिए सोचा था क्योंकि ये जेंडर बैरियर्स को तोड़ता है। लड़कियों के विकास के लिए हमको लगा था कि ये सबसे अच्छा एक टूल बनेगा, इसलिए हमने चुना था। जो लड़कियां पहले बाल विवाह का शिकार हो जाती थीं, अब वो मैदान में अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। और इस मैदान पर जब ये फुटबॉल को किक मारती हैं अपने पैरों से, तो उसके साथ साथ समाज की कई सारी रूढ़ियों को भी अपने पैरों तले रौंद देती हैं। अजमेर से कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 24 साल की महिलाओं में 25.4% ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ा 28% का है, यानी हर 4 में से 1 लड़की बाल विवाह की शिकार है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे क्यों डिब्रूगढ़ जेल की जेलर को कर लिया गया है गिरफ्तार। हमारा भारत में आगे बढ़ते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में एक जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए पुलिस अधिकारी नृपेन दास पर ढिलाई बरतने का आरोप है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। असम के डिब्रूगढ़ जिले की पुलिस ने डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के जेल सुपरिटेंडेंट नृपेन दास को गिरफ्तार किया है। मामला गैंगस्टर अमृतपाल सिंह और खालिस्तान के हमदर्द लोगों की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा है। असम की इस जेल में बीते साल गिरफ्तारी के बाद से ही वारिस पंजाब डे का प्रमुख और उसके 9 सहयोगी बंद हैं। 17 फरवरी को एक खुफिया कैमरा, एक स्मार्टफोन, एक कीपैड फोन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन और स्पीकर, एक स्मार्ट वॉच और कई अन्य सामान बरामद किए गए।
पुलिस का दावा है कि उनके पास जेल अधिकारी के शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। हमें अमृतपाल और उसके 9 सहयोगियों की सेल में हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। जांच के दौरान हमें नृपेंद्र दास के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। उसने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है और इसलिए हमने उन्हें असम पुलिस एक्ट की धारा 75 और UAPA की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब फोकस रहेगा टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो पुलिस के पास है, उसकी एनालिसिस अब चल रही है और इसके बाद ये भी छानबीन की जा रही है कि जेल के और भी कोई अधिकारी इसमें शामिल है या नहीं, जिन्होंने स्पाई कैम, स्मार्टफोन आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों को जेल में पहुंचाया था। इन सब की बरामदगी के बाद असम के DGP GP सिंह तत्काल डिब्रूगढ़ जेल पहुंचे। पहले सुरक्षा में सेंध और फिर जेल अधिकारियों के शामिल होने का खुलासा। इन दोनों बातों ने असम पुलिस के लिए कुछ असुविधाजनक सवाल पैदा कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ये मामला कितना संवेदनशील है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि यहाँ वारिस पंजाब दे के 10 खालिस्तानी समर्थक बंद हैं। इन लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसकी वजह से जेल में बहुस्तरीय सुरक्षा की गई थी। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और देखते हैं ब्रेक के बाद गुजरात में शिक्षक क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अब खबर गुजरात की, जहां पर पेंशन की मांग उठ रही है। गुजरात के अरवली और सूरत समेत पूरे गुजरात में करीब 7 लाख से ज्यादा शिक्षकों का आंदोलन शुरू हो चुका है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए। हमारी विशेष रिपोर्ट। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। नई पेंशन योजना में बामुश्किल 2000 पेंशन मिल पा रही है, जिससे घर चलाना नामुमकिन सा है। अरवली प्राथमिक शिक्षा के टीचर्स और सूरत नगर निगम के शिक्षकों ने पिछले 3 साल में कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। 2005 के बाद से जितने भी कर्मचारी लोग जो हमारे साथ है, वो सभी लोगों को नई पेंशन योजना लागू की गई है। NPS का जो पैसा है उसमें से हमें 40% जो हमारा ही पैसा है वो 40% में डाल के हमें देने वाले हैं। ये लोग NPS योजना का भी विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब ये योजना शुरू हुई थी तो लगता था कि अच्छी होगी, लेकिन इन्हें इसके ज्यादा फायदे नहीं दिख रहे हैं। तो सभी को लगा कुछ अच्छा है, बड़ी बड़ी बातें थी उसमें, और आज 2024 चल रहा है तो 20 साल के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है, क्योंकि 2004 में कोई रिटायर्ड नहीं हो रहा था। आज जो रिटायर्ड हुए उनको पता चला है कि मेरी पेंशन कितनी, तो 2000, 1800, 1200। इन शिक्षकों का कहना है कि भर्ती भी पूरी पगार पर नहीं होती, इसे भी ठीक किया जाए। हमारी डिमांड को सरकार ने 3 मंत्रियों की कमेटी बनाकर हमारी मांगे उनको स्वीकार किया था और OPS बहाल करने का वादा किया था। आज 1.5 साल हो गया, अभी तक वो OPS बहाल नहीं करते हैं, कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं। शिक्षकों का आंदोलन बढ़ता देख गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अपने निवास पर मीटिंग बुलाई। देखना यह है कि क्या आंदोलनकारी शिक्षकों की मांग पूरी होती है या नहीं। अरवली से महेंद्र प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।